अपना मैट मुर्डॉक वापस कोर्ट रूम में। डैनियल ने अपने अंदर के इंसान को जगाने की सजा पाई और फिस्क का गेम अब खत्म होता नजर आ रहा है। तो भाई ये सीजन तो धमाकेदार जा रहा है, जहां इस एपिसोड में भी एक ट्विस्ट था और एक सैड पार्ट भी। तो आइए इसका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है न्यूयॉर्क स्काईलाइन के दिखने से, जहां हमें न्यू एवेंजर्स टावर दिख रहा है, जिसके बाद हमें दिखता है प्रोटेस्ट का आफ्टरमैथ, जहां रेडियो पर कहा जा रहा है कि पिछली रात की कार्यवाही में कितने लोग घायल हुए हैं और कितनों की जान गई। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि न्यूज में कहा जा रहा है कि मेयर फिस्क ने जल्दी ही लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने का वादा किया है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सारे प्रोटेस्ट फिस्क के खिलाफ ही हो रहे थे और इनफैक्ट उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड किए हुए वीडियो क्लिप्स तक चला दिए गए थे। तो फिर वो किसी न्यूज वाले ने कवर क्यों नहीं किए? पर उसके बाद हम देखते हैं फिस्क जो कि काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब वो अपने ज्वेलर्स बॉक्स से एक पीस उठाता है और ठीक उसके बगल में एक गुलाब का फूल है जो कि अब सूख चुका है। और ये एक सिंबलिज्म है दोस्तों कि किस तरह फिस्क की जिंदगी का फूल अब मुरझा चुका है, यानी कि अब वनेसा नहीं रही। और यहाँ एक और इंटरप्रिटेशन लिया जा सकता है और वो ये है कि फिस्क की लाइफ की आखिरी सॉफ्टनेस अब खत्म हो चुकी है और अब वो अंदर से बस एक मॉन्स्टर बचा है। कैरन को जेल लाया जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि पावल ने उसे पकड़ा था पर हार्म नहीं किया। तभी फिस्क आता है और वो ये रिवील करता है कि वो वनेसा की डेथ से जुड़े किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। फिर भी वो कैरन को एक लीगल फोन कॉल अलाउ करता है। दूसरी तरफ जेसिका चार्ल्स से मिलकर उसके अटैक पर सवाल करती है, जहां वो झूठ बोलता है। हमें पता चलता है जेसिका उसके लिए काम सिर्फ ल्यूक से मिलने के लिए करती है और यही हिंट मिलता है कि ल्यूक ने गवर्नमेंट के लिए काम करना एक्सेप्ट कर लिया है, एक हीरो फॉर हायर के रूप में। और ये डेयरडेविल सीरीज में पहला ल्यूक केज रेफरेंस है। दूसरी तरफ गवर्नर का ओरिजिनल प्लान वनेसा को अपनी साइड लाना था, पर वनेसा की डेथ के बाद चार्ल्स अब फिस्क के खिलाफ हो गया है। वहीं पर फिस्क भी समझ गया है कि गवर्नर क्या करने वाली है और वो उसको मारने की प्लानिंग करता है। जेसिका ये इन्फो जाकर मैट को देती है और खुद पीछे हट जाती है अपनी बेटी डैनियल की सेफ्टी के लिए। चेरी मैट को बताता है कि कैरन पर एंटी विजिलेंटी एक्ट लग चुका है और अगर उसे भगाया गया तो फिस्क का केस और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मैट के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी। डेयरडेविल और बुलजाई एक रूम में आराम से बात करते हुए, तो मैट बेंजामिन को आजाद करता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। अब बुलजाई यानी बेंजामिन बेन पॉइंटडेक्स्टर के कैरेक्टर आर्क की जो जर्नी हमने इस सीजन में देखी है, उस हिसाब से हम जानते हैं कि अपने आप में बेंजामिन कभी भी एक बुरा इंसान नहीं था। वो बस एक ड्रग एडिक्ट और सब्सटेंस अब्यूज वाला इंसान था जिसे रिहैब और नई जिंदगी देने के नाम पे वनेसा मैनिपुलेट किया करती थी। और उससे आजाद होने के बाद बेन एक्चुअली एक अच्छा नागरिक और अच्छे पड़ोसी की तरह रह भी रहा था। तो बेन और उसके लाइफ का गिल्ट कहीं ना कहीं उसके अंदर दिखता है, बस थोड़े ट्विस्टेड तरीके से। और अपना मैट मुर्डॉक उसे एग्री करवा लेता है अपने साथ चलने को। और फिर हमें दिखता है नेटफ्लिक्स वाला टच, जहां हम प्रीसेंट के अंदर देखते हैं ब्रेट महोनी को कैरन के पास। अब जिन्होंने डेयरडेविल का नेटफ्लिक्स वाला वर्जन देखा है वो जानते हैं कि ब्रेट महोनी गिने चुने अच्छे पुलिस वालों में से एक था और कहीं ना कहीं चेरी के पहचान वाला भी। तो ब्रेट कैरन को बाहर मैट से मिलवाता है और मैट कैरन से कहता है कि क्योंकि फिस्क की पकड़ इस शहर पर छूट रही है रात के प्रोटेस्ट के बाद, तो इस वजह से फिस्क ये चाहेगा कि वो कैरन के केस से जितना हो सके उतनी पॉपुलैरिटी बटोर ले ताकि वो अपनी कुर्सी पर बैठा रह सके। पर फिर मैट ये बताता है कि उसके पास एक प्लान है। सिटी हॉल में फिस्क डीए हॉकबर्ग से कहता है कि कैरन पर मैक्सिमम चार्जेस लगाए जाएं। फिर डॉक्टर हेदर आती है, जहां बातचीत में फिस्क अपने प्यार को एक पिंजरा बताता है जिसमें अब उसे अकेला रहना पड़ेगा, जो दिखाता है कि वनेसा की डेथ के बाद भी वो मूव ऑन नहीं करेगा और उसकी लॉयल्टी ही उसे और डेंजरस बना रही है। इसके बाद फिस्क वही एयरपिन निकालता है जिसका एक हिस्सा हेदर ने चुराया था और फिस्क हेदर को दिखाता है कि उसे पता है कि उसने वो चुराया है, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो दूसरा एयरपिन भी उसे दे देता है, जैसे या तो ये एक जेस्चर हो या एक सटल लॉयल्टी टेस्ट। इसके बाद कोर्ट में कैरन ट्रायल के लिए आती है और इधर डैनियल और बीबी के बीच बहस हो रही होती है इस बात पर कि कौन किसको कब से इस्तेमाल कर रहा था। पर डैनियल डबल एजेंट होने का गेम खेल रहा होता है। पर इससे पिछले एपिसोड में जो बक ने डैनियल से करवाया, उसके बाद से डैनियल बदल चुका है। वो बीबी की साइड हो जाता है और वो बक को एक लोकेशन सेंड करता है, ये बताते हुए कि तुम वहां पहुंचो, मैं बीबी को लेकर आ रहा हूँ। इधर कोर्ट में कैरन के वकील के तौर पर क्रिस्टन होती है और ट्रायल शुरू होता है। और ट्रायल की शुरुआत में ही क्रिस्टन अपने काउंसिल के तौर पर मैट को बुलाती है। पहली बार इस सीजन में आता है सूट बूट में अपने लॉयर स्टाइल में, जहां हमें पता चलता है कि
कि मैट आखिर किस प्लान के बारे में कैरन से प्रीसेंट में बात कर रहा था, और वो था खुद से खुद को दुनिया के सामने लाना। अब ये मूव बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि फिस्क चाहता है कि वो कैरन के केस को कैसे भी करके डेयरडेविल से जोड़ दे और फिर इस केस का सहारा लेकर ही वो मैट को मार डाले। पर सिटी की नजरों में मैट मुर्डॉक एक हीरो है जिसने मेयर को बचाया था, और अब जब वो वापस सामने आ गया है तो अब जब तक ये केस चलेगा एटलीस्ट तब तक फिस्क मैट को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि अब पूरे शहर ने देख लिया है कि कैरन का केस कौन लड़ रहा है। वहीं डैनियल बीबी को लेकर उस जगह पर पहुंचता है और बताता है कि फिस्क और बक के गंदे कामों में डैनियल ने भी साथ दिया है, और वो बस ये नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई भी लोगों के सामने आए। और बीबी के कहने पर डैनियल उसे वहां से कहीं दूर भाग जाने को कहता है और खुद भी भाग जाने की सोचता है। वहीं दूसरी तरफ मैट ने जो सोचा था वो क्या हुआ? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो कोर्ट रूम में ही हम कोल को ये बोलते हुए सुनते हैं कि सारे कैमरास ऑफ हो चुके हैं सर। कोर्ट रूम के बाद जब वो क्रिस्टन, चेरी और अच्छे पुलिस वालों के साथ बेसमेंट से निकल रहा होता है तभी एवीटीएफ उन पर अटैक कर देते हैं और मैट भी इंजर्ड हो जाता है। इससे क्लियर है कि फिस्क अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और सीधा सीधा सबको खत्म करने के मोड में आ चुका है। दूसरी तरफ गवर्नर को मारने के लिए असैसिन आते हैं, लेकिन उन असैसिन से गवर्नर को बचाता है बेंजामिन पॉइंटडेक्स्टर, जहां वो उस असैसिन को मारने के बजाय सिर्फ उसकी आर्म टारगेट करता है ताकि वो जिंदा पकड़ा जा सके। इससे लगता है कि शायद प्लान ये है कि सच बाहर आए और साथ ही गवर्नर विजिलेंटीज के साइड हो जाए, क्योंकि उसकी जान बचाई तो एक विजिलेंटी नहीं है। इधर डैनियल बक से मिलता है और जब बक को पता चलता है कि डैनियल ने उसे डबल क्रॉस किया है तो वो उसे टॉर्चर करना शुरू करता है। प्रीसेंट में हेदर कैरन से मिलती है एक क्रिमिनल काउंसलर की तरह, लेकिन बात बहुत जल्दी पर्सनल हो जाती है, जहां कैरन उसे टॉन्ट मारती है उसके पास्ट और मैट के रिजेक्शन पर, जिससे हेदर अपना कंट्रोल खो देती है और रिकॉर्डर ऑफ करके उस पर अटैक कर देती है। ये क्लियरली दिखाता है कि हेदर अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर चुकी है और एक नए पागलपन की तरफ बढ़ रही है। और इधर मैट चर्च में प्रे कर रहा होता है, क्योंकि अब वो समझ गया है कि उसकी सारी प्लानिंग पानी में जा चुकी है, क्योंकि उसने सोचा था कि पब्लिक अपीयरेंस के बाद मीडिया की साइड से कम फिस्क चुप बैठेगा, पर जिस तरह से उसने सब पर अटैक करवा दिया है वो ये दिखाता है कि फिस्क ऑल आउट जाना चाहता है। वही डैनियल और बक को देखकर लगा था कि एक बार के लिए बक के अंदर वो बड़े भाई वाला प्यार जाग उठा है और वो डैनियल को छोड़ देगा, पर उसी मोमेंट पर वो डैनियल को मार देता है। वहीं चर्च में मैट की प्रेयर के तौर पर वहां जेसिका आती है। अब देखा जाए दोस्तों तो सीरीज अभी तक एकदम बढ़िया चल रही है, बस मेरी शिकायत यही है कि जेसिका को इस स्टोरी में इंक्लूड करना अभी भी उतना ज्यादा कोहेरेंट फील नहीं हो रहा। मैं जानता हूं कि पनिशर का रोल प्ले करने वाले एक्टर जॉन बर्नथाल के शूटिंग डेट्स मैच नहीं हो पाए, इस वजह से पनिशर सेकंड सीजन में नहीं है, पर सीजन 1 में जिस तरह से पनिशर के आर्क को लाया गया था वो एक बहुत ही इजी फ्लोइंग आर्क होता सेकंड सीजन के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर बेन क्यों लड़ रहा है, एक रिडेम्पशन के लिए, और सोसाइटी को जितना उसने बर्बाद किया उसे थोड़ा ठीक करने के लिए। मैट लड़ रहा है ग्रेटर गुड और आइडियल्स के लिए। कैरन, क्रिस्टन और चेरी, बीबी और एंजेला ये सब लड़ रहे हैं ऑर्डर के नाम पर हो रहे जस्टिस के लिए। पनिशर लड़ रहा है कानून और हिफाजत के नाम पर मच रही गंदगी और मोरल करप्शन के लिए। पर जेसिका का आर्क ही उसकी फैमिली और उसकी बेटी। इनफैक्ट चार्ल्स ने खुद कहा कि वो विजिलेंटिज्म से दूर रहती थी। तो जेसिका का पूरा पर्सनल आर्क रीजन से है, और मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल ड्राइव स्ट्रांग नहीं होता, पर वो अभी बॉर्न अगेन के प्रीमिस में फिट नहीं हो रहा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मार्वल इसे अगले सीजन में थोड़ा कोहेरेंट बनाए। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के एपिसोड 7 का। अब नेक्स्ट वीक सब खत्म होने वाला है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके फिनाले को लेकर प्रेडिक्शंस क्या है। आइए इन सबके बारे में कमेंट से डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।